आप लोगों ने अगर अपने पुराने क्वेश्चंस पेपर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ले लीजिए आप लोग सिविल सर्विस देख लीजिए, स्टेट पीसीएस जिसमें यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीएससी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और भी जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आप लोग वनडे एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, आपकी एक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। फिर चाहे आपका 1773 से लेकर आपका 1947 तक जितने भी एक्ट बने, इनसे दो तीन चार क्वेश्चंस हर परीक्षा में आते हैं आपके। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के आप लोग 1 से 2 बार उसे देख लीजिएगा। आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है और कौन सा टॉपिक आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए आप लोग कि संगठनों से क्वेश्चंस आप देखते हैं कि हमेशा आते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे सिविल सर्विस में 2 3 4 5 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। इसीलिए आपके संगठन सभी कवर करवाए हुए हैं। तो इन एक्ट को आप लोग बड़े अच्छे से रट लीजिए, इनके हर पॉइंट को याद कर लीजिएगा। और संविधान बनने की जो प्रक्रिया है ना, यहीं से शुरू होती है। और आप देखेंगे कि 1947 पे आप जाएंगे, 1950 तक पूरा संविधान बन जाता है। सबसे पहले यहाँ 3 डेट भी बता देता हूँ आपको। एक तो आप लोग सुनते हैं 15 अगस्त, एक आप 26 नवंबर, एक 26 जनवरी। तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को आपको आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, 15 अगस्त 1947 को। इसलिए आप लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर को आप जानते हैं कि कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लागू हुआ था। तो आप लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और आप देखते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक गण के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में आप कह सकते हैं कि भारत 26 जनवरी 1950 से आया है। पूरी तरह से आप देखते हैं कि संविधान उसी दिन लागू हुआ, और कई आप देखते हैं संविधानिक पद हैं उसी दिन आए। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग इन सभी एक्ट को देख लेते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप छोटे से छोटे एग्जाम की देख लीजिए और वहाँ तक सिविल सर्विस तक देख लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम में आप देखेंगे अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो याद रखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। यह भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। इसके द्वारा यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। इसकी कुछ विशेषताएं अगर आप देखें तो पहला, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पर नाम दिया गया। आप समझ रहे हैं? पहले 1773 के पहले आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर को आप लोग गवर्नर कहते थे, लेकिन अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इस यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल की अधीन लिया गया, और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस नाम को जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे कि इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। गवर्नर जनरल के अतिरिक्त आप देखेंगे उसमें 4 सदस्य और जोड़े गए। इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे कोलकाता में यानी कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। आप समझ रहे? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एम्पे थे। एलिजाह एम्पे, ये नाम भी कई बार पूछ लेता है, तो ये आप लोगों को याद रखना। और इसके तहत आप देखेंगे कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार पर रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कि ना तो हम लोग, आप समझिए कि एक तरह से आप कहीं के अधिकारी बन जाते हैं, मान लीजिए सीधा सा कि आप लोग राज्यपाल बन जाते हैं किसी स्टेट के, तो आप पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए
कि ना तो आप वहाँ निजी कोई व्यापार कर पाएंगे और ना ही वहाँ उस राज्य के किसी व्यक्ति से आप लोग रिश्वत ले सकते हैं, उपहार ले सकते हैं। इससे क्या रहता है कि ईमानदारी बनी रहे और भ्रष्ट ना हो वो, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो इस एक्ट की यही विशेषताएं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि 3 नंबर 6 नंबर में कई स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस पूछ लेता है, लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकता है इससे, तो आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया और इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किसे? बंगाल की सरकार को, ठीक है। कहाँ? बिहार और उड़ीसा पे, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे 1784 का फीड्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 का फीड्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन का प्रारंभ हुआ और पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और दूसरा आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दोहरी प्रशासन करने की एक तरह से शक्ति हो गई यहाँ। पहला तो आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले देखते थे, दूसरा आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले देखते थे। तो ये आप लोग 1784 का है, 1784 का फीड्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर देखते हैं आप लोग कि 1793 में एक चार्टर अधिनियम आता है। 1793 में चार्टर अधिनियम आता है। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। आप समझ रहे हैं कि मतलब एक तरह से कर्मचारी और सदस्य जो हैं इनके वेतन की भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। अभी तक क्या था कि ये बाहर से मतलब अंग्रेज वहाँ से भेजते थे तो वही एक तरह से वेतन देते थे, लेकिन अब भारत से ही देंगे, ठीक है। तो ये 1793 का चार्टर अधिनियम कहता है। फिर आप देखेंगे कि 1813 का चार्टर अधिनियम आता है और इसमें आप देखेंगे कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, परंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। एकाधिकार का मतलब होता है कि एक ही उसके पास से ही अधिकार हो पूरा, ठीक है। तो याद रखिए चीन और चाय को छोड़कर बाकी जो एकाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया गया। ये 1813 की चार्टर अधिनियम की विशेषता है। ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अभी तक कंपनी ही व्यापार करती थी, अब कहा कि कोई भी जाके वहां व्यापार कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी भी देखिए कि भारत में जो कंपनी है अंग्रेजों की, ये चाय और चीन के साथ व्यापार करने में एक अधिकार इनके पास है, ठीक है। ये आगे चल के कब खत्म होता है उस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना होगा। फिर आप देखेंगे कि 1813 का आपका चार्टर अधिनियम आता है और इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। आपसे अगर पूछे कि पहली बार कंपनी का एकाधिकार कब खत्म किया गया तो 1813 में, लेकिन इसमें आप देखेंगे चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया था, उसके पास अभी भी एकाधिकार था। लेकिन जो 1833 का चार्टर अधिनियम आता है इसमें पूरी तरह से इनका एकाधिकार खत्म कर दिया गया, कोई भी अब व्यापार कर सकता है। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रहेगा और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 का चार्टर अधिनियम की एक विशेषता ये भी याद रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे अब पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और मुंबई मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। कब? 1813 के चार्टर
माफ करिए 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और इसमें एक और विशेषता है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का प्रतिबंध किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप मौलिक अधिकारों का भी एक तरह से आना शुरू हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है। 1833 के एक्ट को आप लोग बड़े अच्छे से याद करिएगा। बार बार फोकस इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं नए एक्ट से। तो याद रखिए पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए लॉर्ड मैकाले। और 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं की नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके बाद आप देखेंगे 1853 में भी आया था, समझ रहे हैं। इसमें जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तभी से व्यवस्था आप कह सकते हैं। अगर ये एक्ट ना आता तो आप समझिए कि आप भी तैयारी ना कर रहे हो एक तरह से। तो ये भी याद रखिए 1853 का चार्टर अधिनियम याद रखना है आपको। अब बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसने क्या क्या कहा है इसमें, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन से के हाथों में सौंपा गया। यानी कि हमारे इंडिया यानी कि भारत का जो शासन कंपनी के हाथों में था अभी तक, अब इसे छीनकर या लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत में आप देखेंगे मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 315 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इसमें शामिल थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, कंट्रोल, इसे भी समाप्त कर दिया गया। कब, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अभी तक आप देख रहे हैं कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आप देखते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन अब नाम बदलकर उसका क्या रख दिया गया, वायसराय। ठीक है, ये 1858 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं हैं, इनके पॉइंट हैं जो आपको याद रखना होगा। फिर आप देखेंगे कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है। कब, 1861 में। इसमें आप देखेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और भी बढ़ाया गया और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है, और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अभी आप लोग देखते हैं ना कि आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास आप देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अध्यादेश जारी करने की पहली बार जो शक्ति कब मिली थी, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 की यही विशेषताएं हैं। फिर आप देखते हैं कि 1873 का अधिनियम आता है और इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक तरह से इसका अस्तित्व ही खत्म हो रहा था। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो इस डेट को भी याद रखिए, पूछा जा सकता है वन लाइनर में। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया
और 28 अप्रैल 1876 को एक उद्घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की संविधान घोषित कर दिया गया। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की अब प्रमुख यही होंगे, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये 1873 के अधिनियम की विशेषता है। इसके बाद आप देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है, और ये क्या कहता है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उनके निर्वाचन का भी विशेष उल्लेख किया गया, और इसके द्वारा सीमित चुनाव की ही व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। फिर आप देखेंगे, इसी में आप देखेंगे परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और वार्षिक आय या बजट का ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया, और सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ छूट दी जा रही है इसमें। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आगे आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909, और इसके दूसरे नाम को भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार, या फिर मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को जानते हैं, तो दोनों तरफ से आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का ओपन उपबंध किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, और इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जा गया। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि मुस्लिमों को पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1909 का था, मार्ले मिंटो सुधार के। और याद रखिए, सांप्रदायिकता एक तरह से आप कह सकते हैं फूट डालो राज करो की नीति यही उजागर होती है उनकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुस्लिमों को अलग कर रहे हैं, हिंदुओं को अलग कर रहे हैं और राज करना चाह रहे हैं। आज के नेताओं को भी तो आप लोग देखते हैं यही तो कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते रहते हैं, जाति के नाम पर लड़ाते रहते हैं और अपनी रोटियां सेंकते रहते हैं। और याद रखना, यहाँ एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, ये भी याद रखिए। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई, और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। अब आप देख रहे हैं काफ़ी छूट मिलती जा रही है, क्योंकि अंग्रेज भी समझ रहे थे कि अब देखिए उनका टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा था। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई और 5वां सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये नाम भी याद रखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया, सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था वे थे सशक्त सेना और विदेश संबंध और देशी रियासतें। आपने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में आप देखते थे कि उसका अपना एक संविधान हुआ करता था, लेकिन आपने देखा होगा सेना की बात कर लीजिए, विदेशी संबंध की बात कर लीजिए, ये भारत के अंडर में आए थे। यही एक तरह से आप कह सकते हैं कि व्यवस्था हुआ करती थी। इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधि प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छन्नियों से छानने की प्रक्रिया बन गई थी, और संसदीय प्रणाली तो दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। वो तो केवल आप समझ सकते हैं कि बांटने की बात कर रहे थे, उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मुस्लिम आगे बढ़े, समझ रहे हैं, अपना काम निकालना था। फिर आप देखेंगे कि आपका आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे आप लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद उच्च सदन और विधानसभा यानी कि निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। आज भी तो आप देखते हैं कई राज्यों में आपका राज्य विधान परिषद भी होती है,
विधानसभा भी होती है, उसी की बात कर रहे हैं। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाए रखी गई, और फिर भी आप देखेंगे कि प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना सुनिश्चित किया गया। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था और मताधिकार का विस्तार किया गया। निर्वाचक मंडल के लिए आहर्ताएं सांप्रदायिक समूह निवास संपत्ति पर आधारित थी, यानी कि वोट डालने की। 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई 1919 के भारत अधिनियम परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो सुरक्षित विषय, दूसरा आपका हस्तांतरित विषय। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर जनरल के जो गवर्नर था इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे, वही इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। और हस्तांतरित विषय की बात करें तो भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे, और जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से होती थी एक की। ठीक है, अभी भी तो आप देखते हैं लोकसभा सदस्यों को देख लीजिए, राज्यसभा सदस्यों को, इन्हीं में से आपके मंत्री बनाए जाते हैं, इसी में से प्रधानमंत्री। इसी तरह राज्य में आप देखते हैं विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इन्हीं में से तो मंत्री बनता है कोई व्यक्ति। अधिनियम के प्रारंभ के 10 वर्ष बाद द्वैध शासन प्रणाली और संवैधानिक सुधारों के व्यवहारिक रूप की जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग की गठन की व्यवस्था की गई, और इस प्रावधान के अनुसार 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। और आपने देखा कि भारी विरोध हुआ। इसका विरोध इतना सा था कि आप जिनके बारे में निर्णय लेने की बात कर रहे हैं उसमें उनके सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। जो साइमन आयोग था इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। और याद रखिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। फिर आप देखते हैं कि आपका आता है साइमन कमीशन 1927। तो 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है, और इस आयोग में भी एक भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी नहीं था, और इसीलिए इसका विरोध बता रहा हूँ। अतः भारतीय द्वारा इसका विरोध किया गया और आयोग ने की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो याद रखिए 1929 में। और किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। फिर आप देखेंगे कि एक नेहरू रिपोर्ट भी आती है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहती है। 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, और इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से आप लोग जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गई, लेकिन दिसंबर 1928 में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई, और नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक समझौते में सभी समुदाय के संयुक्त निर्वाचन समूह का प्रस्ताव था, और इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी आपत्ति मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और आप समझिए कि यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना की एक तरह से पाकिस्तान के लिए वो अलग होने लगते हैं, समझ रहे हैं, मुस्लिमों के लिए अलग होने लगते हैं। और आप जाते हैं आगे चल के, इन्हीं की एक तरह से वजह से आपका पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो इस नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी कुछ पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। फिर आप देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन होते हैं, आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, आप सभी जानते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस ने एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने। ठीक है, साइमन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पहले ही लॉर्ड इरविन ने घोषणा की थी कि रिपोर्ट को गोलमेज सम्मेलन में विचार के लिए रखा जाएगा। पहला सम्मेलन आप देखेंगे किस डेट को, याद रखिए 12 नवंबर 1930 को हुआ, और यह सम्मेलन किसी निश्चित सहमति पर नहीं पहुंच सका। पहले सम्मेलन में आप देखेंगे कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, और फरवरी 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। इसके फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। तो याद रखिए गांधी इरविन समझौते को भी आपको याद रखना होगा, फरवरी 1931 में होता है। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच। और श्रीमती सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में इसमें भाग लिया।
तो ये भी आप लोग याद रखिए। दूसरे समुदाय के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया और इस सम्मेलन के बाद संप्रदाय के अधिनिर्णय और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ और इसके द्वारा धार्मिक समुदायों समूहों और हिंदुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया और कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय समूहों ने इस प्रावधानों का जमकर विरोध किया और तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में होता है और एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त पूर्व समिति ने विचार किया और इस सुझाव के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया और 1935 अधिनियम में की आप देखते हैं कि बहुत बड़ी एक तरह से छाप हमारे संविधान में भी देखी जाती है। समझ रहे हैं, बहुत सारे प्रावधान आपके संविधान में शामिल भी किए जाते हैं, तो इन्हें भी आप लोगों को याद रखना होगा। और पूना समझौता आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935, इसे जरूर याद रखिएगा। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां, एक तरह से आपने अनुच्छेद ही कहिए कि 321 अनुच्छेद हो गए और 10 आपकी अनुसूचियां हो गई। जिस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं याद रखिएगा। और इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। और संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। आज भी तो आप देखते हैं 7वीं अनुसूची में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, जो आपकी संघीय सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची। आज आप देखते हैं संघ सूची और एक देखते हैं आप लोग राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। संघ सूची पर आप देखते हैं केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें, संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर दोनों में टकराव है तो आपकी केंद्र सरकार के कानून ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद, उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा यानी कि निम्न सदन। एक तरह से आप लोकसभा राज्यसभा कह सकते हैं इसे, ठीक है। 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था यानी कि राज्यों में, उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। जो आप राज्यों में देख रहे थे ना, 2 विधान परिषद और विधानसभा, अब वो केंद्र में हो गया, ठीक है। और केंद्रीय सरकार के विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो आपका संरक्षित विषय था, एक आपका हस्तांतरित विषय था। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया, जो मंत्रिपरिषद उनकी थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी कब मिली थी? 1919 में। और कब खत्म की गई? 1935 में, ठीक है। और केंद्र में आप देखिए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कब की गई? 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा भी सकता था, ठीक है। और विधानमंडल प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण भी रख सकता था। आज भी तो आप देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की बात होती रहती है। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया और इस अधिनियम के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा तथा सिंध नाम से 2 नए प्रांत बना दिए गए। बर्मा वही है, म्यांमार आप लोग जिसे आज की स्थिति में आप लोग जानते हैं ना, वही पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक, एक संघीय न्यायालय 1937 में बना की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। तो याद रखिए जो आप लोग आरबीआई का नाम सुनते हैं ना, ये इसी अधिनियम के तहत एक तरह से व्यवस्था की गई थी इसकी, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि आगे चल के आपकी 1934 का अधिनियम था आपका आरबीआई का और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है आरबीआई की। मैं सही बता रहा हूँ कि गलत तो नहीं बता रहा हूँ। और इसी में आप देखेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि आप देखते हैं केंद्र में भी आप देखते हैं, राज्य में भी आप लोग देखते हैं, स्टेट पीसीएस होता है ना, और केंद्र में आप देखते हैं यूपीएससी होता है, तो उसी की बात की जा रही है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए 1 लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया इसी में आपका, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और याद रखिए जो आपका आरबीआई है इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर मुंबई में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, संविधान बनाने के लिए जो आपकी सभा, उसी की बात कर रहा हूँ। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी और उसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्ति हो सकती थी। और जुलाई 1946 में आप देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार बन चुका है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था, तो याद रखिए कैबिनेट मिशन योजना। और ये आई कब थी, 1946 में। कई बार एक क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। यह संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी जानी थी और क्योंकि यह एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती तो समय अधिक लगता, यानी कि इसका डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन मान लिया गया था कि 10 लाख के करीब एक सदस्य की बात की गई थी और संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने आप देखेंगे कि 214 सामान्य स्थानों में से 101 स्थान प्राप्त किए और साथ ही उसे 4 सिख समुदायों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरी ओर मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से केवल आप देखेंगे 73 स्थान मिले। यहीं से आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग की बौखलाहट शुरू होती है और मुस्लिम लीग यह सोचकर बौखला गई कि 296 सदस्यीय संविधान सभा में उसकी केवल 24% सीटें ही हैं और उसे 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। किसने, मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि 1906 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और साथ ही लीग ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी और इस प्रकार लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, यानी कि आप देखेंगे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया और इस दिन आप देखेंगे भारी खूनी संघर्ष हुआ। बंगाल में ही आप देखेंगे 7,000 लोगों की डेथ हो गई, यानी कि इनका कत्ल किया गया। साथ ही बिहार, बंगाल में नोआखली, सिलहट, बम्बई, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश, यहाँ भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। और आप समझिए कि आप लोग कहते हैं कई लोग कि गांधी जी ने पाकिस्तान को अलग किया था, गांधी जी कहाँ था। आप सभी जानते हैं कि जब एक परिवार में मार काट शुरू हो जाए तो बाप के पास क्या ऑप्शन बचता है कि बेटों को अलग कर दें, तो उस समय यही परिस्थिति बनी हुई थी। और याद रखिए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनका अपनी महत्वाकांक्षी थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षी थी, क्योंकि आप समझिए कि इन्हें सीटें ना के बराबर मिली तो इनकी ज़्यादा कुछ इन्हें पद भी नहीं मिल सकता था। तो इन्होंने सोचा कि एक अलग देश बन जाता है तो वहाँ तो कम से कम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हो पद मिलने लायक है। तो आप देखते हैं कई बार आप लोग इस तरह की अपनी अपनी देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। हमारे देश में भी तो अभी भी आप लोग राजनीति में देखते हैं उसी की बात। इसे भी आप लोग याद रखिए, एटली की घोषणा को भी, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की और वेवेल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए, किंतु उनका रुख हठधर्मिता का रहा, इसलिए किसी समझौते पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रथम घोषणा उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व, याद रखिए जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। और इस घोषणा के बाद आप देखें मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। उसे असम, पंजाब और पश्चिमी सीमा प्रांत में खूनी संघर्ष करवाया। और इटली ने दूसरी घोषणा यह भी की कि लॉर्ड माउंटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि उससे पहले ही वो भारत छोड़ देते हैं। एक अधिनियम आप लोग याद रखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में करने और बंगाल एवं पंजाब के दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया। इसलिए आप देखते हैं कि आज जो बांग्लादेश देखते हैं आप लोग, पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये आप जानते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश बनता है।
भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई और इसमें सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की सेवाओं और भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार, क्षेत्र और प्राधिकार जारी रखने की शर्तें निर्दिष्ट की गई। और इसमें आप देखेंगे गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु जो उसे आवश्यक और समुचित प्रतीत हो अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा जिसमें विधियां बनाने का पूरा प्राधिकार होगा और ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी भी में शामिल हो सकती थी और स्वतंत्र भी रह सकती थी। आप देखते हैं 564-65 के करीब आपकी रियासतें हुआ करती थी। इनसे कहा गया कि आप या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कई रियासतें ख्वाब देख रही थी कि अलग देश बनाएंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे, लेकिन आप समझिए कि संभव ही नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है भारत को एक करने में। अगर वो ना होते तो शायद आज हम लोग भारत की जो तस्वीर देख रहे हैं ऐसी ना होती। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वो एक गन्ने का, कहा जाता है ऐसा, गन्ना लेके जाते थे और पूछते थे रियासतों के राजा महाराजाओं से, इसे खाना पसंद करोगे या खाना पसंद करोगे, किस तरह से खाना है आप पर निर्भर है। शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, तो ये याद रखिएगा। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र का गठन कर दिया गया और इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लंबे समय में हुआ जिसकी चर्चा ऊपर की गई। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण संघीय व्यवस्था, यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 के लखनऊ समझौते में स्वीकार भी की गई थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 के अधिनियम से ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की और प्रांतों के अधिकार बैटन क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राष्ट्रीय आंदोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे और संघीय व्यवस्था जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती थी भारत में अपरिचित नहीं थी। और इसी तरह भारतीय संविधान निर्माताओं, बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं कार्यविधियों का एक अपूर्ण सा मिश्रण रहा। तो ये सभी आपके एक्ट हैं और आप समझते हैं कि यही क्रम है आपका संविधान बनने का भी। तो आप लोग देखते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें आप लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं और आप लोग संविधान में भी पढ़ते हैं और यहाँ जाके आप समझिए कि आप लोग आज़ादी मिल जाती है। वैसे तो आज़ादी मिल चुकी है, आपके पास मौलिक अधिकार भी आ चुके हैं, लेकिन सच में कितने लोगों को आज़ादी मिली हुई है ये कहना अभी भी गलत है क्योंकि हम आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी यहाँ कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए कितना मतलब आप दूरदृष्टि रखते थे, मतलब उस समय के नेता जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जो भी थे, क्योंकि आप सोचिए कि उन्होंने संविधान में ये व्यवस्था की कि मौलिक अधिकार होने चाहिए। आप समझ रहे हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्व भी होने चाहिए, ऐसा पद होना चाहिए, ऐसा पद होना चाहिए। उनकी दूरदृष्टि सोच रही होगी। इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रख लीजिएगा, इनसे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा। ठीक है।